नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ आज के खास मेहमान हैं कवि, गीतकार, कहानीकार आलोक श्रीवास्तव। पेशे से पत्रकार हैं मगर लिखने का शौक़ बचपन से है। दो बड़ी प्रसिद्ध नामचीन किताबें हैं उनकी, आमीन और आफरीन। बहुत सारे उनकी गज़लों को, उनके गीतों को नामचीन गायकों ने गाया है, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, शाजापुर में पैदा हुए हैं, भोपाल और मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे हैं। मध्य प्रदेश की तासीर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी सब कुछ मध्य प्रदेश में सीखा है, लेकिन देश और दुनिया में बहुत मशहूर हैं, बहुत नामचीन हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत कम उम्र में उनका सम्मान हुआ है। दो बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश से मिले हैं, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी का और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें, अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से सर्वाधिक देखे जाने वाला केबल चैनल है और उसमें आज मैं बैठा हूँ, ये मेरा सुयोग है। 18 लाख से ज़्यादा दर्शक बॉक्सेस। अच्छा 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 18 लाख घरों में हमारी पहुंच। वाह 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 वाह। और उसमें छोटे बड़े पूरे मध्य प्रदेश के अनेक कस्बे, 300 साढ़े 300 कस्बों में हम लोग दिखाई देते हैं। हाँ। आलोक भाई, बात मैं साहित्य की करूँ उससे पहले कुछ जज्बाती बात आपसे करना चाहता हूँ, जिस बात के लिए मैं आपका बहुत मुरीद हूँ। आप माँ पर बहुत अच्छा लिखते हैं और मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे नई पीढ़ी के बच्चों को आपने माता पिता के प्रति सम्मान करना सिखाया, उनकी सेवा करना सिखाया। कुछ खास वजह माँ पर लिखने की, माता पिता पर लिखने की? उसकी बड़ी वजह ये थी कि जनरली ऐसा होता है कि किसी भी पोएट से, लेखक से, ख़ासतौर से शायर से ये पूछा जाता है कि उसकी शायरी की इंस्पिरेशन, प्रेरणा कौन है। तो मैं एक संयुक्त परिवार में पला बड़ा हूँ, जहाँ 3 बड़े भाई, तीनों अधिकारी थे। बहन जो है वो भी परिवार, अधिकारियों का परिवार, और ख़ुद माता पिता प्रशासनिक सेवा में थे। ऐसे में जब अपनी उर्दू दाँ माँ से मैंने कहा कि मैं सिर्फ पोइट्री ही करना चाहता हूँ, लेखक ही बनना चाहता हूँ, और एक दिन मेरी गज़लें जगजीत जी और पंकज दास साहब गाएंगे, तो मेरी माँ ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोला, आमीन, जो उस किताब का नाम जो मेरी किताब का नाम है। तो उस वक्त मैं 17 बरस का था, 17-18 बरस का था। तो इन लोगों को सुनता था, इनके ज़रिए अपने क्लासिक्स के कलाम सुनता था, गालिब के, मीर के, हमारे बच्चन साहब के, बच्चन सर के, इन सब की कविताएं और गीत पढ़ के सुन के बड़ा हुआ। और बहुत हद तक इसमें पिता का तो एक परोक्ष रूप से साथ था ही, माँ का प्रत्यक्ष रूप से बहुत वो था। और दूसरी बड़ी वजह ये रही, सामान्यतः कायस्थ परिवार के पिता जो है पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी पे ज़्यादा जोर देते हैं कि बंदा ग्रेजुएट हो जाए और सरकारी नौकरी में लग जाए। नाराज होते थे। मेरा एक शेर भी है पिता पर, वो ऐसा ही है कि 2 एक दिन नाराज़ रहेंगे, 2 एक दिन नाराज़ रहेंगे, बाबूजी की फितरत है। 2 एक दिन नाराज़ रहेंगे, बाबूजी की फितरत है। चांद कहाँ टेढ़ा रहता है सालों साल सितारों से। तो बीच बीच में नाराज़ भी हो जाते थे। और माँ के साथ एक बहुत ही भावनात्मक संबंध था। और आपने देखा होगा संयुक्त परिवारों में अक्सर होता है कि पिता के जाने के बाद माँ का जो सारा का सारा फोकस होता है वो सबसे छोटे बच्चे पर होता है। कारण ये होता है कि वो बड़ा असहाय सा उसको दिखता है। पिता के जाने के बाद माँ को लगता है कि ये और कहीं स्टैब्लिश हो जाता। मेरे साथ यही हुआ। तो माँ से वो जो 2-3 बरस का पिता के बाद का रिश्ता था, वो मेरे पूरे जीवन का 24-25 बरस का मैं था जब माँ का देहावसान हुआ। तो 20 से लेके और 3-4 वर्ष की आयु तक माँ के साथ जो संबंध बना, और वो भाव माँ पर सुना दीजिए जो आपने लिखा हो। एक रचना है जो बहुत चर्चित और प्रसिद्ध है कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। वाह। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन
तन्हाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। संयुक्त परिवारों में मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने देती है माँ। अब जब मतभेद होते हैं तो वो तो सबको दिखते हैं, लेकिन मनों को कैसे वो जोड़ देती हैं चुपचाप। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। सारे रिश्ते, वाह वाह वाह, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे, ऑल रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद बहुत को उम्दा, खोकर बहुत उम्दा। मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। और बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। ये हिंदी साहित्य के लिए भी एक ये विडंबना है। अब जो आजकल एक ज़माने में दौर था, आपने भोपाल में रहे हैं आप, तो आपने सुना होगा, एक बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते थे और उसमें सच में कविताएं सुनाई जाती थी। नीरज जी आते थे, सोम ठाकुर आते थे, माया गोविंद आती थी, और उसके पहले बात करूं तो बच्चन साहब और सुमित्र नंदन पंत और निराला जी ने भी कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ी हैं। लेकिन अब जो कवि सम्मेलन होते हैं वो चुटकुलेबाजी ज़्यादा होती है उसमें। ये आप मानते हैं पत्रकार के तौर पे? और दूसरी बात इसमें मैं एक और जोड़ना चाहता हूं कि जो कवि हैं वो कविता सुनाने के बजाय एक लंबा भाषण देते हैं। अगर वो 50 मिनट माइक पकड़ के खड़े रहते हैं तो उसमें से लगभग 47-48 मिनट तो वो भाषण ही देते हैं। ये मुझे लगता है। हाँ, ये आपको ठीक लगता है, मैं सहमत हूँ इससे। तो ये क्यों ऐसा कवि सम्मेलनों के नाम पर ये चुटकुलेबाजी, जुमलेबाजी क्यों होने लगी? अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। जैसे कवि जो मंच पर खड़ा होता है वो ये कहता है कि श्रोता ऐसे हो गए हैं, लेकिन अगर आप वहीं देखें तो हिंदुस्तान में ये कोई हिंदी उर्दू का भेद नहीं है, लेकिन बेशतर मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ शायरी होती है, यानी कविता होती है। हाँ, मुशायरों में तो ये है, इसलिए मैंने कवि सम्मेलन जिक्र किया। तो अब ये कवि सम्मेलनों में कैसे आया, और ये सवाल एक बार नहीं कई कई बार सबके सामने आता है। चूँकि मेरी मुश्किल इसको जवाब देने में ये है कि मैं अगर अव्वल तो अब मुशायरे भी मैं बहुत कम जाता हूँ। अब मेरे सोलो शोज़ होते हैं यहाँ, आपके यहाँ भी इंदौर में भी प्रभा खेतान फाउंडेशन के उसमें आया था, मैं सेशन में आया था, तो मेरे अब सोलो सेशंस ज़्यादा होते हैं, या फिर मैं जाता भी हूँ तो जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जावेद अख्तर साहब के साथ अमेरिका में 2 महीने में रह कर आया और मुशायरे पढ़ कर आया। तो अब उस तरह के मुशायरों से हिंदी कविता और कवि सम्मेलन को मैं कंपेयर करने के लिए मुफीद नहीं हूँ, क्योंकि मैं हिंदी कविता के मंच पे जाता नहीं हूँ। लेकिन ये सवाल चूँकि मैं मंच से आया हूँ, चूँकि मैं मुशायरे में हूँ, चूँकि मैं हिंदी पट्टी से गज़लों में आया हूँ, तो ये सवाल मेरे सामने अक्सर आता है। तो इस पर तो मुझे लगता है कि श्रोता कवियों के लिए कहते हैं और कवि श्रोताओं के लिए कहते हैं, तो दोनों को एक बार तय कर लेना चाहिए, क्योंकि मुशायरों में तो ये चीज़ नहीं है। मैं उन मुशायरों की बात नहीं कर रहा जो आज भी उर्दू मंचों पर एक सी ग्रेड के मुशायरे हो रहे हैं या डी ग्रेड के मुशायरे हो रहे हैं। मैं ज़्यादातर मुशायरे जो हैं उनमें शायरी हो रही है, उनमें कविता हो रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एक बहस ये भी चली कि उर्दू गज़ल और हिंदी गज़ल, और उर्दू वालों ने कहा कि हिंदी में तो कोई गज़ल होती नहीं। दुष्यंत कुमार ने कहा कि हिंदी में गज़ल होती है। मेरे खुद के पिता नरेंद्र अतुल हिंदी में गज़ल लिखते थे और उनकी किताबें हैं। तो क्या आज भी ये बहस है? मैं नहीं मानता कि उर्दू गज़ल हिंदी नहीं, गज़ल? मैं नहीं मानता, और मुझे इसकी वजह से हिंदी के जो बहुत सारे साहित्यकार हैं उनकी डांट भी सुननी पड़ी है। मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि गज़ल सिर्फ गज़ल है। आप उसके जो बहर है, उसका जो मीटर है, उसका जो पूरा बर्त, अब एक बात बार बार कही जाती है कि साए में धूप जो हिंदी गज़ल का बेंचमार्क मानी जाती है, या दुष्यंत जी की, अब उसकी पहली गज़ल का पहला ही जो शेर मतला जिसको हम कहते हैं, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
ठीक है, वो शहर को उनने नगर के वज़न में बांधा है, लेकिन पूरी गज़ल, पूरी की पूरी गज़ल जो है उसके अंदर की जो छप ढप है वो उर्दू गज़ल की है। शब्द या देवनागरी में, मेरी ये गज़ल अभी बहुत पॉपुलर हुई, बहुत वायरल भी हुई, आशुतोष राणा जी ने उसे पढ़ा था। सुनाइए। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। घिरा हुआ है पार्थपुत्र चक्रव्यूह में, घिरा हुआ है पार्थपुत्र चक्रव्यूह में, असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और ये मेरी पहचान का शेर है कि कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। वाह। तो अब अगर मैं ये कहूँ, मैं अपने उर्दू के जो पैरामीटर्स हैं या जो बहरे हैं उनके मुताबिक इस गज़ल को कह के लाया हूँ, और इसमें जो शब्द हैं वो हिंदी के हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी हमारी ही उर्दू। तो मैं ये हिंदी उर्दू के फ़र्क में बहुत नहीं उलझता। मुझे लगता है कि गज़ल सिर्फ़ गज़ल है, उसकी ज़बान कुछ हो सकती है, उसकी लिपि कुछ और हो सकती है। अगर वो उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी गई है तो वो उर्दू में है, और अगर वो देवनागरी में लिखी गई है तो वो देवनागरी में लिखी हुई है। और अब तो देखिए बहुत ऐसा हो रहा है कि अब तो ज़्यादातर गज़लें जो पॉपुलर हो रही हैं, जो लोकप्रिय हो रही हैं, वो हिंदी देवनागरी लिपि में हो रही हैं। बशीर बद्र साहब की जितनी किताबें हिंदी में इतनी लोकप्रिय हो रही हैं गज़लें और किताबें और कविताएं और साहित्य, लेकिन ये कहा जाता है कि साहब हिंदी की किताबें पढ़ता कौन है, हिंदी की किताबें बिकती नहीं है, खरीदी नहीं जाती। तो ये एक सत्य है या ये एक षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र है, ये प्रकाशकों का षड्यंत्र है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक किताब है आमीन, जिसका आपने अभी जिक्र किया, जिसको साहित्य अकेडमी हमारे मध्य प्रदेश का और उर्दू एकेडमी ने भी नवाजा, पुष्किन अवार्ड भी मिला। मुझे वो एक पुराने प्रकाशक, बड़े प्रकाशक से लेकर उसको पेंगुइन पब्लिकेशन को देनी पड़ी, क्योंकि बहुत ही साफ तौर पर ये पाया गया कि पुस्तकों का विक्रय कुछ और हो रहा है और रॉयल्टी कुछ और आ रही है। तो अब क्या है कि अब सब कुछ सोशल मीडिया पर है, अब सब कुछ बहुत पारदर्शिता के साथ आपके समक्ष है। तो मैं पूरी पुरजोर तरीके से और पूरी जिम्मेदारी से, मेरे पास साक्ष्य मौजूद हैं कि ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके पास ये खबरें हैं कि उनकी किताब इस वर्ष 3000 कॉपी बिकी हैं और रॉयल्टी 300 की आई है। तो ये कैसे हुआ? तो मुझे लगता है ये रॉयल्टी का घोटाला है। मुझे एक बात की और प्रतीक जी इसमें हैरत होती है कि अच्छा खासा मुनाफा होता है हिंदी के प्रकाशक को, उसका अपना जो उसका हक है उसे रखना चाहिए, उसकी मेहनत का, लेकिन वो जो एक 10 और 15% जो लेखक का है उस पर भी उसकी नज़र क्यों होती है? इसी को चिंदी चोरी कहते हैं। तो मुझे हमेशा, मैं सोचता हूँ, मैंने कई बार मंचों से भी ये बात कही है, आज आपके चैनल से भी कह रहा हूँ कि जब कोई प्रकाशक कोई पुस्तक छापता है वो अपना मुनाफा रखता है, उसमें उसका एक अच्छा रखना भी चाहिए, क्योंकि वो एक उद्यम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको रखना चाहिए। मगर वो 10-12%, अच्छा, जिससे उसकी छवि धूमिल हो रही है। मेरी पुस्तक के बहुत सारे साक्ष्य मुझ पर ऐसे उपलब्ध हैं जो ये बताते हैं कि बिकी कुछ है और मिला कुछ है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से उनसे बोल भी चुका कि, और जाहिर है कि उसको किसी विवाद की शक्ल न देने की वजह से मैंने उनसे आग्रह किया कि अब जो 15 वर्ष का सफ़र था वो यहाँ जो है मुकम्मल होता है, अब आप मुझे मेरी पुस्तक स्वतंत्र कर दीजिए और उसको मैं किसी और को देता हूँ। तो सुयोग से पेंगुइन पब्लिकेशन मेरी नई किताब मांग रहा था,
तो मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक ये शर्त रखी कि भाई ये मेरी बेस्ट बुक है, बेस्ट सेलर बुक है आमीन, आप नई छापें, उसका जो फॉरवर्ड है वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, वो अभी आने वाली है, लेकिन आप आमीन का भी पुनर्प्रकाशन और नए कलेवर में उसको प्रकाशित करें, तो वो आई है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिस वक्त मैं आपसे को इंटरव्यू दे रहा हूँ उस वक्त मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए हैं और वो 3000 प्लस जो है वो बिक चुकी है। अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी 2-3 महीने का ये आंकड़ा है। तो ये पारदर्शिता प्रकाशकों को, ख़ासतौर से हिंदी के प्रकाशकों को, मुझे लगता है रखनी चाहिए। क्या समाज में साहित्य के प्रति अभिरुचि कम हो रही है? क्योंकि अब जो OTT है और दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे रुचि के दूसरे विषय आ गए। जो एक ज़माना था कि लोग पढ़ते ही थे, बिना पढ़े सोते नहीं थे, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, माइथोलॉजिकल पढ़ें या दूसरी पढ़ें, लेकिन आजकल पढ़ने का एक रिवाज खत्म हो रहा है। क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है साहित्य के प्रति मुझे लगता है कि देखिए क्या है, एक तो डाइवर्ट हुआ है, ये तो सच है कि आपके पास अब बहुत सारी अब पहले ऐसा होता था कि हम रामलीला देखते थे, हम चबूतरों पर बैठकर कहानियाँ सुनते थे, हम अपने माता पिता से कहानी सुन सुन के बड़े हुए हैं। सोते वक्त कुछ कहानी दादा दादी नाना नानी सुनाते थे हमको, लिटा के, और नंदन और सरिता और इन धर्मयुग में से कहानियाँ हमारी माँ सुनाती थी। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे तकसीम हो गई हैं कि लोगों ने अपने अपने साधन ढूंढ लिए हैं, उन कहानियों के विकल्प मिलने लगे हैं लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके हाथ से पुस्तक ज़रूर चली गई हो, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे पढ़ रहा है, कोई किसी साइट पे जाकर पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है ये जो वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, जिसमें हज़ारों लाखों लोग जुटते हैं और करोड़ों रुपए की किताबें बिकती हैं, क्यों बिकती? जब अगर प्रकाशक ये हमें रुकना है क्या? नेताओं से गलबैया भी करने की साहित्यकारों को शौक हो गया है ना। अब जब पॉलिटिक्स होती है, मैं फिर मुनव्वर राणा साहब का बहुत एहतराम के साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि वो खुलेआम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है वो एक फुटबॉल सी बन गए। दूसरे साहित्यकार भी जो हैं वो दूसरे जो नेता हैं, दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ बन जाते हैं। और कवि सम्मेलन भी आजकल खेमेबंदी के साथ होने लगे कि भाजपा वाले कवि सम्मेलनों को आयोजित करेंगे तो मध्य प्रदेश में उनके कवि अलग हैं, कांग्रेस वालों के कवि अलग हैं। क्या साहित्य का इस तरह से राजनीतिक खेमेबंदी में शामिल होना और साहित्यकारों का शामिल होना आपको ठीक लगता है? देखिए, मैं क्लासिक्स से आता हूँ, जिनको हम लोग सब पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। गालिब, मीर, कबीर, फिराक साहब, ठीक। इधर आ जाइए हिंदी पट्टी में तो निराला, मैथिली शरण गुप्त, ये किस विचारधारा, दुष्यंत, निदा फाजली, ये किस विचारधारा के रहे? उनको हम आज भी पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लेखक जो है, कलमकार जो है, पत्रकार भी इसमें शामिल है, पत्रकार जो है और कलाकार जो है, उसका अपना एक विचार होता है। बड़ा मशहूर वो दिनकर जी का एक वाक़या है, आपने सुना होगा कि पंडित नेहरू जब सीढ़ी चढ़ रहे थे लाल किले की और दिनकर जी पीछे पीछे थे, तो जब उनका पैर लड़खड़ाया और वो गिरने लगे और दिनकर जी ने उन्हें थामा, तो धन्यवाद कहा पंडित नेहरू ने। तो दिनकर जी ने पलट के कहा कि इसमें कोई धन्यवाद की बात नहीं है, राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसे सहारा देने के लिए उसके पीछे खड़ा है। मुझे लगता है हम इस आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। हमारे जो क्षणिक जो प्रलोभन हैं, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, लेखक का बहुत सारी, मैं दुष्यंत जी को मेरे पसंदीदा रचनाकारों में हैं। अब बहुत सारी इमरजेंसी की ऐसी रचनाएं हैं दुष्यंत जी की, जिसका एक का जिक्र भी हुआ, या हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है ना, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज भी इस्तेमाल होती है, डिबेट में बहुत बोली जाती है। नहीं, आज के राजनीतिक परिदृश्य के विरुद्ध इस्तेमाल होती है। तो अब आप ये कहेंगे कि दुष्यंत जी को पता था कि आज का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। तो जब भी आप
किसी रचनाकार का काम जो होता है, रचनाकार की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो हर काल में समकालीन लगता है, समकालीन लगना चाहिए। वो जो लिख रहा है, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, तो मैं ये उसलिए भी कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं, जो आप सरकार बना रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसको खुद आप पहले जो एक साहित्य था जिसका आपने जिक्र किया कि वो राजनीति को संभालता था, सहारा देता था, अब वो उसके अब साथ हो पिछलग्गू गया। बन रहा है। आपका साहित्य पिछलग्गू बन रहा है राजनीति का। तो ये वो अपने डेकोरम से कंप्रोमाइज कर रहा है ना। अगर वो ये मान रहा है कि उसको साथ जुड़कर या स्तुति कर कर ही कोई लाभ हो रहा है, तो ये उसकी विवेकहीनता है। वो अपने आप में एक आवाज़ है, वो स्तंभ नहीं होगा संविधान का, लेकिन वो उससे कम भी नहीं है। उसने हर दौर कितनी सारी रचनाएं ऐसी हैं। शलभ जी की मुझे वो नज़्म याद आती है कि नफस नफस कदम कदम बस एक फ़िक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल में हमें जवाब चाहिए, सवाल दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। कितनी ऐसी रचनाएं हैं हमारे यहाँ दूसरे क्रांतिकारी कवियों की और शायरों की कि जिससे पता चलता है कि वो अपने दौर में क्या एहतजाज कर रहे थे, क्या वो अपने समय में राजनीतिक परिदृश्य के साथ हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, निदा फाजली साहब का शेर है, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, विरोध न करते शोर शराबा तो और क्या करते, न करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कुछ और काम काज भी हो। अब बेरोजगारी पर इससे अच्छा कुछ होगा कि तो आपने टूल बना दिया, जिसके पास काम नहीं है उसको आपने पैसे पकड़ा के आंदोलन में बिठा दिया। तो ये मुझे लगता है कि राजनीति से लेखन का और साथ में पत्रकारिता का गठजोड़ होना ही नहीं चाहिए। कितने हमारे पत्रकार हैं, मैं सोशल मीडिया में पढ़ता हूँ, उनके ट्विटर हैंडल में क्या क्या लिखते हैं लोग, क्या उनके एक्सप्रेशंस होते हैं एक पार्टी विशेष की खबर सुनाते हुए, क्या उनके एक्सप्रेशंस होते हैं एक पार्टी के विरुद्ध किसी नेता के बारे में बोलते हुए, है ना। तो आप उन चेहरों को देख के पता कर सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कितनी ज़्यादा सेटल्ड है, कितनी ज़्यादा बायस्ड हो चुके हैं वो, जबकि उनको बायस्ड होना ही नहीं था, उनको तो खबर बतानी थी। तो ये मेरी नज़र में पत्रकार तो एक एजेंडे में काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि साहित्यकारों को भी एक एजेंडे के तहत काम कराया जाए। जी, ये साहित्य के लिए खतरा है। हाँ हाँ, ये खतरा है। तो इस चुनौती से, इस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है? रीढ़ मजबूत करनी होगी। बहुत सारे संगीतकारों ने, गीतकारों ने आपकी नज़्म को, आपकी कविताओं को अपने स्वर दिए हैं। अमिताभ बच्चन भी उसमें शामिल हैं, जगजीत सिंह भी उसमें शामिल है, पंकज उदास भी है, और आप एल्बम के लिए भी काम कर रहे हैं। उस बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरुआत मैंने जैसा बताया था आपको हमारी चर्चा की शुरुआत में कि एक फैसिनेशन से शुरुआत हुई थी। मैं इसको फैसिनेशन इसलिए बोलूँगा कि उस वक्त आपको ये समझ नहीं होती कि दिशा क्या है, दशा क्या है। वहाँ से शुरुआत हुई कि मेहदी हसन साहब को सुनते थे, जगजीत जी को सुनते थे, पंकज जी को सुनते थे, फरीदा खानम को सुनते थे, छोटे थे जब विदिशा में पढ़ते थे। तो मन में लगता था कि कभी हम भी कुछ ऐसा लिखें। अच्छा, मेरे जो बड़े भाई स्वर्गीय आनंद श्रीवास्तव साहब शहर के तखल्लुस से वो गीत लिखते थे, बहुत अच्छे गीतकार थे। पिछले 2 बरस पहले उनका देहांत हो गया। अब उनका कविता संग्रह आ रहा है, गीत संग्रह। तो उन्होंने एक माहौल घर के अंदर बना रखा था। तो ये लगा कि कुछ ऐसा रचा जाए, कुछ ऐसा लिखा जाए कि ये बड़े बड़े जो आवाज़ें हैं ये उसको अपना स्वर दें। थोड़ा और मैच्योरिटी आई, थोड़े और बड़े हुए तो ये समझ भी विकसित हुई कि लिखना सिर्फ फैसिनेशन नहीं है, एक सरोकार भी है, एक जिम्मेदारी भी है, एक आपका अपना कमिटमेंट भी है। तो फिर अपने क्लासिक्स को पढ़ा, और जब उनको पढ़ा तो फिर लगा कि हाँ, ये एक दुनिया जो है, ये साहित्य वाली जो है, ये एक सामाजिक सरोकार से और आपकी एक नागरिक वाली जिम्मेदारी से भी आपको बेदार करती है, आपको जागरूक करती है। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और वो मैं ब्लेस्ड हूँ कि इन बड़े फनकारों ने उन रचनाओं को आवाज़ दी जो आमीन की रचनाएं हैं या जो मेरी रची हुई रचनाएं हैं। तो अच्छा लगता है, और अब तो वो मेरा पेशा बन गया है। तो मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि जो मेरा पैशन था वो अब मेरा पेशा है, और जो मेरा पेशा है
वही अब मेरा पैशन है। आलोक जी, समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जाते आते अपने दर्शकों को आपकी वो नज़्म सुनवाना चाहूँगा जो भले ही लोकप्रिय ना हो, लेकिन आपके दिल के सबसे करीब हो, जो आपको सबसे पसंदीदा हो। वो कविता, वो गज़ल, वो नज़्म आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। एक रचना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं अपनी माँ का बनाया हुआ रचनाकार हूँ, और पिता ने उसको एक कुम्हार की तरह ऊपर से ठोक के और अंदर से सहारा दे के बनाया। तो वो रचना पिछले दिनों आशुतोष राणा जी ने पढ़ी और बड़ी लोकप्रिय भी है वो, कि घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला ख़ास हुनर थे बाबूजी। वाह। 3 लोगों का शास्त्रों में जिक्र मिलता है। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी, उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन थे बाबूजी। सारा घर थे बाबूजी। वाह वाह। सारे घर का अनुशासन थे, सारा घर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और गज़ल का आखिरी शेर है कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आलोक भाई, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के साथ आपने बहुत ही अच्छी चर्चा की, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं, और बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आलोक भाई के जो जज्बात हैं, जो रूहानी एहसास हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार से आते हैं, हम सब के बीच में से आते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ही अपनी बात हो रही है। तो बहुत ही अच्छी बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।